तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास की श्रृंखला में आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज देखेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन धार्मिक आधार पर प्रांतीय समूह के गठन का विरोध किया। यानी धार्मिक आधार पर प्रांत यानी कि राज्य का गठन नहीं किया जाएगा, ये सही भी था। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया, परंतु जब कांग्रेस ने घोषणा की कि वह संविधान सभा में अपने बहुमत के बल पर कैबिनेट मिशन की योजना को बदल सकती है, तब मुस्लिम लीग ने मिशन की योजनाओं को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। यानी अब भारत का विभाजन होना तय हो गया था। ध्यान रखें, महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह थे। ध्यान रखें, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। बातचीत के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने इन्हें अधिकृत किया था। तीन जून या माउंटबेटन या डिकीवर्ड या बाल्कन योजना 1947। मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने नए गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला। किसने? जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के समय, उस समय लॉर्ड यानी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप इसको गंभीरता से पढ़िए और समझिए। भारत आगमन के बाद माउंटबेटन ने देश के सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के व्यक्तिगत रूप से सलाह मशवरा करने के लिए विभाजन परिषद का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित हुए। 3 जून 1947 को भारत को 2 देशों में विभाजित करने की घोषणा की। सबसे गंभीर पल रहे होंगे ये। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को विभाजन को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया। माउंटबेटन ने 3 जून की घोषणा से पूर्व भारत को छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में बांटने की योजना बनाई थी, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इस योजना को बाल्कन या डिकीवर्ड योजना नाम दिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। दोस्तों देखो, अंग्रेज जाते जाते भी अपना वो कहते हैं ना, शरारत किए जा रहे थे कि भारत को इतने टुकड़ों में तोड़ दो कि ये आपस में ही लड़ते रहे और इनको फिर से गुलाम बनाया जा सके। परंतु हम भी बहुत बुद्धिमान हैं, हम लोगों ने भी अपना दिमाग लगाया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। भारत के बंटवारे को अधिकृत किया गया। इसके अनुसार गवर्नर जनरल को देश का और राज्यपाल को राज्यों का संवैधानिक मुखिया बनाया गया। नंबर 2, विभाजन के लिए दोनों देशों के मध्य सीमा तय करने के लिए साइरल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा योजना का गठन किया गया। इसीलिए भारत और पाक के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? रेडक्लिफ। ठीक, ऐसे याद रखें। अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का गवर्नर जनरल और माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय। ध्यान रखें, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने विभाजन के प्रस्ताव पारित होने पर कहा, राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन। ध्यान रखें, जून 1947 को आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्ताव का समर्थन किया। अधिवेशन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन के पक्ष में मतदान किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। सिकंदर हयात खान पंजाब के प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। वह भी बंटवारे के विरुद्ध थे, नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। उनका कथन था, यदि पाकिस्तान का अर्थ मुस्लिम राज यहाँ और हिंदू राज कहीं और, तो मेरे इससे इसमें कोई लेना देना नहीं है। सही कहा उन्होंने। ध्यान रखें, या 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को, यानी कि पहले 14 अगस्त थी, 15 अगस्त होने वाली थी, इसीलिए 14
22/15 किया गया है कि मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। MS सुब्बालक्ष्मी ने केंद्रीय असेंबली में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन गाया। वायसरीगल लॉर्ज राष्ट्रपति निवास ब्रिटिश शासनकाल में शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। वायसरीगल लॉर्ज राष्ट्रपति निवास शिमला के ऑब्जर्वेटरी हिल पर स्थित एक सुविख्यात स्मारक है। वायसरीगल लॉर्ज गवर्नर जनरल का निवास था। यह लॉर्ड डफरिन द्वारा बनवाया गया था। भवन का वर्तमान आकार गवर्नर जनरल लैंसडाउन द्वारा, इस भवन का आकार जो है लैंसडाउन द्वारा दिया गया था। स्मारक के वास्तुकार हेनरी इरविन हैं। स्वतंत्रता के पहले 3 बैठकें शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन की बैठक और माउंटबेटन द्वारा बंटवारे की घोषणा आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के पहले 3 बैठकें शिमला कॉन्फ्रेंस, याद रखिए, नंबर 2 कैबिनेट मिशन की बैठक और नंबर 3 माउंटबेटन द्वारा बंटवारे की घोषणा आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। 1964 तक यह देश के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास होता था। 1965 में तत्कालीन राष्ट्रपति S राधाकृष्णन ने इस भवन के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को समर्पित कर दिया। 1964 तक देश के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास था। S राधाकृष्णन ने 1965 में इस स्मारक को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को समर्पित कर दिया। वर्तमान में राष्ट्रपति निवास को छराबरा शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया। देखेंगे दोस्तों युद्ध। अब यहाँ से युद्ध शुरू है। सिख राजनीति रूप में मिस्र प्रजातांत्रिक व्यवस्था मिल्स में विभाजित थे। सिख राजनीतिक रूप से मिल्स में विभाजित थे। कुल 12 मिल्स थे। ये पूछा जा सकता है, सिख जो थे मिल्स में विभाजित यानी टुकड़ों, छोटे छोटे इनके सबके राज्य हुआ करते थे। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। ऐसी कितनी मिल्स थी? 12 मिल्स थी और रणजीत सिंह सुकर चकिया मिल्स के प्रमुख थे। सैन्य योग्यता के बल रणजीत सिंह ने कुछ ही समय में इस मिल्स को जीतकर एक शक्तिशाली सिख राज्य की नींव रखी। नोट, रणजीत सिंह एक निरक्षर व्यक्ति थे। निरक्षर का मतलब क्या है? निरक्षर का मतलब ये तो नहीं कि पढ़े लिखे नहीं थे। आप लोग सर्च करिए और बताइए। और याद रखिए, वीडियो देखने वही लोग आइए जिनको पढ़ना है। मज़ा लेने के लिए इस वीडियो पे मत आइए आप लोग, ठीक है? और अगला वीडियो तभी देखिए जब पिछला वीडियो आपको याद हो जाए। रणजीत सिंह की विजय। जमन शाह, अहमद शाह अब्दाली का पोता। जमन शाह कौन था? अहमद अब्दाली शाह का पोता। जमन शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की और लाहौर का राज्यपाल नियुक्त किया। देख रहे हो दोस्तों, रणजीत सिंह को क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसने जमन शाह ने दी थी। और रणजीत सिंह कहाँ का राज्यपाल हुआ? तो लाहौर का हुआ। 1799 में लाहौर, 1802 में अमृतसर, 1818 में 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर और लाहौर सिख राज की राजधानी थी। ये इनकी विजय है और लाहौर सिख राज की राजधानी थी, ये याद रखें। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ये कांगड़ा कहाँ था? हिमाचल प्रदेश के शासक, हिमाचल प्रदेश के शासक संसार चंद कटोच को 1804 में पराजित किया। वर्ष 1809 में नेपाली आक्रमणकारी अमर सिंह थापा को पराजित किया। 1809 में अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की गई। इसके तहत सतलुज नदी को अंग्रेज व सिखों ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के रूप में स्वीकार किया। अमृतसर की संधि के साथ प्रथम यानी कि 1809 में अंग्रेजों द्वारा अमृतसर की संधि हुई। अफगानिस्तान में उत्तराधिकार को विवाद में शाह शुजा ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। सहायता के बदले रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। अफगानिस्तान के
अफगानिस्तान में रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अंग्रेजों ने रणजीत सिंह और शाह शुजा के साथ त्रिकोणीय समझौता वर्ष 1837 किया। इस समझौते के अनुसार शाह शुजा ने उत्तराधिकार को रणजीत सिंह और अंग्रेजों ने समर्थन दिया। यह समझौता प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842 का कारण बना। ब्रिटिश को इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ और वह बुरी तरह हारा। रणजीत सिंह की मृत्यु वर्ष 1839 में हो गई। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़क सिंह, नैनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। दिलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। 1893 में दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस, फ्रांस में हुई। ज्ञात रहे रणजीत सिंह के प्रसिद्ध सेनापति हरि सिंह नलवा ने वर्ष 1837 में अफगान के विरुद्ध जमरूद के युद्ध में हरि सिंह नलवा की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह के प्रसिद्ध सेनापति हरि सिंह नलवा थे। आपसे पूछा जाएगा रणजीत सिंह के सेनापति कौन थे? हरि सिंह नलवा थे। वर्ष 1837 में अफगान के विरुद्ध जमरूद के युद्ध में हरि सिंह नलवा की मृत्यु हो गई। दिलीप सिंह के शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने जेबर ब्रॉडफुट को कंपनी का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ब्रॉडफुट की नीतियों ने सिख और अंग्रेजों के संबंध को बदतर कर दिया और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। युद्ध में लाल सिंह सेनापति और तेज सिंह की गद्दारी की वजह से सिख सेना पराजित हो गई। लाहौर की संधि 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त, यानी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ और संधि कौन सी हुई? लाहौर की संधि। सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। दिलीप सिंह को राजा और रानी, जिंदल और लाल सिंह को संरक्षक स्वीकार कर लिया गया। याद रखें 1846 की अमृतसर की संधि के द्वारा राजा गुलाब सिंह महाराजा रणजीत सिंह का दरबारी ने अंग्रेजों से कश्मीर को खरीद लिया। 1846 की अमृतसर की संधि के द्वारा राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से कश्मीर को खरीद लिया। कश्मीर पर डोगरा राजाओं का शासन प्रारंभ हुआ। गुलाब सिंह के पुत्र हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय भारत में किया। भारत का विलय कश्मीर में किसने किया था? हरि सिंह ने। गुलाब सिंह के पुत्र हरि सिंह ने। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के पद पर आसीन था और उसने अपनी नीतियों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। मुल्तान के दीवान का विद्रोह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पर तत्कालीन कारण बन गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की निर्णायक लड़ाई गुजरात का युद्ध 1849 था। सिख राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया। राजा दिलीप सिंह और रानी जिंदल को इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख प्रशासन। महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य सरकार ए खालसा कहलाता था। रणजीत सिंह का साम्राज्य सरकार ए खालसा कहलाता था। इसे 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत का प्रमुख नाजिम होता था। जिला अधिकारी करदार कहलाता था। जिसको आप डीएम या कलेक्टर कहते हैं, वो पहले क्या कहलाता था? करदार। ये सिख लोगों में था ऐसा कि जिला अधिकारी को करदार कहा जाता था। प्रसिद्ध मंत्री फकीर अजीजुद्दीन विदेश मंत्री और दीनानाथ वित्त मंत्री थे। फिर से एक बार देखेंगे। जिला अधिकारी करदार कहलाता था। प्रसिद्ध मंत्री फकीर अजीजुद्दीन विदेश मंत्री और दीनानाथ वित्त मंत्री था। अब सेनाओं के बारे में देख लीजिए। सेना यूरोपीय पद्धति के आधार पर सेना फौज ए खास, सेना को क्या कहा जाता था? फौज ए खास का गठन किया गया। सेना के अंग फ्रेंच अधिकारी। तोपखाना प्रमुख इलाही बख्श, जनरल कोर्ट ऑफ कर्नल गार्डनर। घुड़सवार सेना जनरल एलार्ड। पैदल सेना को जनरल वैनचुरा कहा जाता था। जो पैदल चलते थे, घुड़सवार होते थे, उन्हें जनरल एलार्ड कहा जाता था। शास्त्रागार की स्थापना लाहौर में की गई थी। रणजीत सिंह का प्रसिद्ध कथन, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। रणजीत सिंह का प्रसिद्ध कथन था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। आंग्ल मैसूर युद्ध
मैसूर राज्य आधुनिक कर्नाटक में स्थित है। हैदर अली ने हिंदू वाडियार वंश को अपदस्थ करके मैसूर राज्य का अधिकार स्थापित किया। उसने कावेरी नदी पर स्थित श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया। अब पूछा जाएगा श्रीरंगपट्टनम जो था वो किस नदी पर स्थित है, तो आप लोग दे रखा होगा सिंधु, कावेरी और सतलज, ब्यास, इस तरीके की नदियाँ दे रखी होंगी। ये सारी कश्मीर की नदियाँ हैं, 5 नदियाँ हैं जो निकली हुई हैं, और वहीं से कावेरी उसमें एक नाम होगा, तो आप लोग कावेरी टिक करिएगा। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं, जो आप लोगों को फिर नए लगते हैं। वो क्वेश्चन नए नहीं होते हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, वन लाइनर पढ़ रहे हो। आजकल का ज़माना ये चल रहा है दोस्तों, यूट्यूब पे बुरा मत मानिएगा, कि वही 10-20 क्वेश्चन रटे हुए ले आते हैं और बस उन्हीं को किसी प्रीवियस ईयर से उठा लिए गए हैं और उन्हीं को पढ़ा दिया जाता है। 1-1 घंटे समय लिया जाता है हम पे, और आप लोग बेधड़क देखते हो। हम 1 घंटे में आपको इतना कंटेंट देते हैं, उसके बाद भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों का। क्या करें दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। हमारे साथ में 5 लोग जुड़े हो, हम 5 लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे। हमें भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन बस उम्मीद यही करते हैं, भगवान करें आप 5 ही लोग अगर पढ़ रहे हो तो 5 का सिलेक्शन हो, क्योंकि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हो। उस व्यक्ति की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो आए और मज़ा ले और चला जाए। ये मज़ा लेने वाले वीडियो नहीं है दोस्तों, इसमें मेहनत करते हैं। आपको हम अपनी स्थिति नहीं दिखा सकते हैं। अगर कभी आप लोग हमारी स्थिति देखेंगे तो सच में कहेंगे कि हाँ वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम किस तरीके से और कहाँ ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ये हम ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप लोग पढ़ाई करते रहिए। उसने कावेरी नदी पर स्थित श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया। श्रीरंगपट्टनम में ही हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान की कब्र मौजूद है। श्रीरंगपट्टनम में हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान की कब्र मौजूद है। टीपू सुल्तान पे क्वेश्चन जरूर बनता है। हैदर अली ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए फ्रेंच अधिकारियों को नियुक्त किया। इससे अंग्रेज और हैदर अली के मध्य विवाद उत्पन्न कर दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। मैसूर को अलग थलग करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के निज़ाम और कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु का क्षेत्र, जिसे आप लोग कर्नाटक कहते हैं, के नवाब के साथ समझौते किए। सैन्य मदद के बदले में निजाम द्वारा उत्तरी सरकार क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंपने का वायदा किया गया, परंतु हैदर अली ने अपनी कूटनीति से इस गठबंधन को तोड़ दिया। देख रहे हो हैदर अली की दोस्तों, यानी कि शासक जो था थोड़ा माइंडेड था। हैदर अली ने कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। मद्रास की संधि, लेकिन दोस्तों क्या करोगे जब अपने ही गद्दार हैं। मद्रास की संधि 1769 में युद्ध समाप्त हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया। युद्ध के पश्चात हैदर की स्थिति और अधिक मजबूत हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। युद्ध का तात्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा मालाबार तट स्थित माहे नगर पर अधिकार करना था। माहे सामरिक दृष्टि से हैदर अली के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हैदर अली ने माहे को अपना संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था। 1780 में हैदर अली ने पोलीपुर में ब्रिटिश सेना को हरा दिया। पोर्टो नोवो तमिलनाडु में ब्रिटिश जनरल सर आइकूट ने हैदर अली को हरा दिया। 1782 में लड़ाई में हैदर अली की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध की कमान संभाली। 1784 में मैंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से विजय क्षेत्र को वापस कर दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 से 1792। त्रिवेणकोर, देख रहे हो दोस्तों, केरल का दूसरा नाम क्या है पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन दे देगा त्रिवेणकोर। त्रिवेणकोर के राजा कैनगोर क्षेत्र डच को बेच दिया। युद्ध का तात्कालीन कारण था, इसे टीपू सुल्तान अपना अधिकार क्षेत्र मानता था। ब्रिटिश, मराठा और निजाम ने राजा का समर्थन किया। इस त्रिपक्षीय गठबंधन ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ा। युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में। हालांकि सबसे बड़ा हिस्सा अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। युद्ध के पश्चात कॉर्नवालिस का प्रसिद्ध कथन था, हमने दोस्तों को ताकतवर बनाए बिना हमसे अपने दुश्मन को समाप्त कर दिया। हमने दोस्तों को ताकतवर बनाए बिना हमने अपने दुश्मन को समाप्त कर दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। गवर्नर जनरल वेलिजले के कार्यकाल में हुए युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। उसकी
जगह वाडियास वंश के शिशु को गद्दी सौंप दी गई। जनरल हैरिस ने युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जनरल हैरिस ने। मैसूर राज्य का प्रशासन, राज्य का विभाजन 7 प्रांतों यानी असाफी तुर्की में किया गया था। राज्य का प्रमुख आसफ, राज्यपाल, सैन्य प्रमुख, फौजदार था। 7 प्रमुख विभाग थे जिसका प्रमुख मीर आसिफ नामक अधिकारी था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। हैदर अली ने नौसेना की टुकड़ी तैयार की थी। टीपू सुल्तान ने मजबूत नौसेना की तरह बहुत ध्यान दिया। एक अलग विभाग मीर बहर की स्थापना की। टीपू सुल्तान ने मीर बहर की स्थापना की। पश्चिम तट पर जमालाबाद, वजीदाबाद और मजीदाबाद में गोदीवाड़ा स्थापित किए, जहां एक लड़ाकू और व्यापारिक जहाज का निर्माण किया जाता था। टीपू ने रॉकेट तोप ब्रिगेड की स्थापना की, जिसमें कुसुम कहा जाता था। विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस, तुर्की, ईरान व चीन दूत मंडल भेजे। वह प्रथम भारतीय शासक था जिसने विदेशों में भारतीय दूतावास की स्थापना की। टीपू ने पानी के जहाज बनाने के कारखाने स्थापित किए। देखो दोस्तों, इसीलिए टीपू को, क्योंकि टीपू ने वाकई में बहुत ज़्यादा कार्य किए थे। टीपू ने पानी के जहाज बनाने के कारखाने स्थापित किए और स्वयं जहाज के मॉडल तैयार किए। देख रहे हो दोस्तों, इसका दिमाग कितना चलता था। फ्रेंच क्रांति 1789 के उपलक्ष्य में टीपू ने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का आरोपण किया। देख रहे हो दोस्तों, स्वतंत्रता के वृक्ष भी लगवाए, यानी पर्यावरण का भी ध्यान है, और आज भी तैयार कर रहा है। टीपू सुल्तान की मृत्यु शिवपुरी में हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। टीपू सुल्तान की मृत्यु शिवपुरी में हुई। टीपू ने नया कैलेंडर, नए सिक्के और नए माप तौल के बट्टे भी प्रचलित किए। टीपू ने नए कैलेंडर, नए सिक्के और नए माप तौल के बट्टे भी प्रचलित किए। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मराठा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। वाकई में अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो। मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बस चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। पढ़ने वाले कम हैं, कोई बात नहीं। जितने भी भाई बहन हैं पढ़ने की इच्छा रखने वाले, वही वीडियो देखें और पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। हर स्थिति में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। किसी भी मॉडल में हम तो ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा स्थिति मेरी ही खराब है, उसके बावजूद भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद पढ़ते हैं, आप लोगों की भी पढ़ा रहे हैं, और हम सब एक दिन सफल हो जाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद।